नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। अक्सर अपने बयानों को लेकर और अपने बेबाक बोल को लेकर के और जनता की आवाज़ को लगातार सरकार के समक्ष उठाने वाले और बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले नेता हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता राव सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और लगातार गुज्जर समाज के अंदर अग्रणी रहने वाले नेता हमारे बीच में हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से कैथल के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं उनको लेकर के। सर, स्वागत आपका जी। सबसे पहले तो सर एक प्रश्न जो हमारा सामने आता है कि अभी राजनीति के अंदर आपका क्या चल रहा है? देखिए, फ़िलहाल तो लोकसभा चुनाव का बिगल बज चुका है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने श्री नवीन जिंदल जी को लोगों के बीच में टिकट दे के भेजा है। जी। तो फ़िलहाल तो हमारी पूरी एनर्जी जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जितवाने में लगी रहेगी। जी। जो लोकसभा चुनाव हैं, जिस प्रकार से एक तरफ मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे और हर कोई पार्टी कहती है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ गठबंधन था जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी का, क्या लगता था कि उसका बेनिफिट मिल सकता था या फिर पार्टी अपने लेवल पर इंडिविजुअल जीत सकती है? देखिए, अगर वो गठबंधन रहता जी। तो उस गठबंधन का तो हमें बहुत भारी डिसएडवांटेज था। जी। बहुत भारी नुकसान था उसका। जी। मैं समझता हूँ गठबंधन तोड़ना तो एक सही समय पे सही फैसला था। जी। क्योंकि गठबंधन टूटने में और जजपा के खड़े होने में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जी। अक्सर आपको देखा गया कि आप स्पष्टवादी हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के अंदर हो या फिर बाहर कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने की बात हो। कहीं पर भी हमने देखा है कि आप स्पष्ट ही, चाहे वो अधिकारियों को समझाने की बात हो। अभी जो कार्यकाल जैसे चल रहा है 2019 के बाद का जितना हमने कार्यकाल देखा है, कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी हुई है। क्या ऐसा लगता है कि नेता जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं? देखो, कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी ही बन गई है जी। कि जो मुलाजिम है, जो अफसर है, जी। जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, जी। उनको मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा छेड़छाड़ उनमें विश्वास नहीं करती। जी। लेकिन जी। जो जो मूल मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का था, जी। वो था करप्शन पे अंकुश लगाना। जी। तो आज की तारीख में भी जो हमारे महकमे हैं, जो सरकारी महकमे हैं, जी। जी। उनमें बेटोक करप्शन है। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, इस फ्रंट पे आके शायद सरकार जी। इन लोगों पे अंकुश नहीं लगा पाई जी। जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। ये ब्यूरोक्रेसी है, मान लो क्योंकि प्रशासन जो है उस स्कीमों को इम्प्लीमेंट करवाना और नेताओं की जो मतलब नेताओं का फ़ोन जाएगा भी मेरे पास ये कार्यकर्ता आया है या फिर ये लोग आए हैं मेरे पास इकट्ठे होकर के इनकी समस्या का समाधान करो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जब विधायक खुद ये कहते हैं कि मेरी अफसर सुनते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जनता कहाँ जाए? देखो, मैं समझता हूँ ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए जी। कि जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हो जी। और उसकी अफसर ना माने, जी। ये मुमकिन सा नहीं लगता। जी। देखो, कभी कभार हो सकता है अफसर जो ना बनने वाली बात हो उस पर जवाब दे देता होगा। जी। लेकिन जहाँ एक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव चाहे जी। भाई ये काम सही है जी। और ये काम होना चाहिए है, जी। तो मैं समझता हूँ कोई अफसर इस बात को जवाब नहीं दे सकता। हमने देखा है कि 2014 में जब सरकार आई थी तो आप इलेक्शन जो है 2014 अक्टूबर के अंदर लड़े थे और आप दूसरे नंबर पर भी आए थे।
तो उसमें जैसे हमने देखा कि जिस प्रकार से तीसरे नंबर पर आए थे आप, तो उसमें देखा कि हमने जब आपके पास सरकार ने पावर दी कि आप अपने कैथल को विधानसभा के कार्य करवाएं, सब कुछ करवाएं, उसमें भी काफ़ी प्रोजेक्ट कैथल के अंदर आए थे। अब जैसे 2019 के बाद हैं, कोई प्रोजेक्ट आया हो कोई जिसके अंदर आपको लगता है कि काम हुए हों सरकार के अंदर? देखो, इस टर्म में, इस कार्यकाल में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है जी, और मैं कहूँगा इस ज़िले को भी दिया और कैथल हलके को जो दिया है जी, वो एक मेडिकल कॉलेज है। जी, मेडिकल कॉलेज देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम का प्रोजेक्ट है, जब 2015 के अंदर की बात है, जब हाउस के अंदर रखा गया था ये, और उसके बाद 2018-19 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बजट रखा गया था। तो इसको, ये तो 2019 से पहले का प्रोजेक्ट हो गया। जो अभी कोई नया प्रोजेक्ट आया हो कि आप मानते हैं कि 2019 के लेकर के 24 तक अभी तक? देखो, इस स्तर का प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल कोई नहीं आया है जी, और अगर मैं कहूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, जी, तो जिस प्रकार से हमारे कैथल के इर्द गिर्द जी, नेशनल हाईवेज बने हैं, जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सेंट्रल गए। गवर्नमेंट के और है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगर कैथल अगर विधायक की बात करें, कैथल विधानसभा की अगर बात करें, तो ये कोई काम अगर मान लो आपको दिखा हो कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट विधायक लेके आए हों, जो जरूरी था शहर के लिए? देखो, मैं बताऊं आपको क्या है। जी, हालांकि बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, जी, जी, जो लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ मिलनी चाहिए हैं, जी, जी, उन बेसिक अमेनिटीज़ का भी आज अभाव है, कमी है। जी, मसलन जी, आज पूरे शहर में हमें साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जी, जी, हमें पूरे शहर में हमारी सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। जी, मैं आपको अगर बात कहूँ कि हमें ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात हम तब करेंगे ना जी, जब हम लोगों को एक बेसिक अमेनिटीज़ दे देंगे। बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको solve बेसिक करें। अमेनिटीज़ की कमी है हमारे यहाँ। जी, जी, पानी की कमी है, पानी आता है प्रदूषित आता है। जब से हमारा नहरी पानी की व्यवस्था बनी है, जी, तब से लेकर अब तक हमने कितना पानी ऐड किया है। जी, तब जब ये नहरी पानी की व्यवस्था हुई थी, जी, तब से लेकर अब की पॉपुलेशन में 100% का इजाफा हो चुका है। जी, शहरी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। जी। शहर के अंदर हमने देखा है कि एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या, बिल्कुल मैं उस पर भी आ रहा था। जी, आज पार्किंग और ट्रैफिक को रेगुलेट करना इस शहर में बहुत बड़ी चुनौती है। जी, अगर आज से 5 साल पहले की बात करूं मैं, जी, तो इतना ट्रैफिक हो गया है शहर में जी, कि जितनी भी कॉलोनीज हैं जी, वहाँ कोई आपके पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जी, आपके जितने हुड्डा के सेक्टर्स हैं, जो नए सेक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ जहाँ इन्होंने चौड़ी सड़कें दी हुई हैं, शायद वहाँ तो गुंजाइश होगी, लेकिन नहीं तो जो पुराने सेक्टर बने हुए हैं उनमें आज भी मैं देखता हूँ, वहाँ उन सेक्टरों में से जब गुजर के जाता हूँ तो देखता हूँ तो पार्किंग की बहुत भारी समस्या है। एक प्रोजेक्ट है जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी था, लगातार इसकी आवाज़ बहुत समय से उठ रही है। जो पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी जानी थी उदय सिंह किले के बिल्कुल बराबर में, और इसके साथ साथ सिटी स्क्वायर का जो काम है वो आप देख रहे हो कैसे चल रहा है। तो कैसे ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, कैसे काम होंगे? देखो, कुछ भी कहो जी, ये जो चाहे सिटी स्क्वायर का प्रोजेक्ट हो, जी, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो, जी, चाहे मेरे गांव में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर हो, जी, ये सब उसमें पड़े हैं, मतलब ठंडे बस्ते में रखे हैं। ठंडे बस्ते में पड़े हैं। जी, तो कमी कहाँ रही? मुझे नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे प्रति या हमारे हलके के प्रति ऊपर वालों की उदासीनता थी। जी, ऊपर वालों की। अब आप ये देखो, नहीं, आपका गांव तो मुख्यमंत्री ने गोद लिया हुआ था, क्योड़क गांव। मैं वही तो कह रहा हूँ जी, मेरे प्रोजेक्ट को सन 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उसको अनाउंस किया था उस प्रोजेक्ट को। जी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे के गए हैं, जी। इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी है गांव। जी। और गांव क्या, वो तो पूरा एक इलाके के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जी। लेकिन वो उसमें पड़ा है, ठंडे बस्ते में रखा है। ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो मतलब कि कमी किसकी रहेगी वहाँ पर? नहीं, कमी तो अब क्या पता, ऊपर वाले जो बैठे हैं उसको एक हर एक, जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो एक टाइम बाउंड होना चाहिए भाई, 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। जी। कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी है, वो हावी है सरकार के ऊपर। बस हावी लगा लो, या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या उनकी प्रायोरिटीज नहीं है, या तो उनके सिर पे चढ़े रहो, फिर तो वो बढ़ा देंगे। इसका नुकसान नहीं अगर कोई होगा? सिर पे ना उनके चढ़े, फिर मेरा ख्याल वो कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तो जो प्रतिनिधि थे, क्या इन लोगों को आवाज नहीं रखनी चाहिए थी? भाई लेनी क्यों नहीं चाहिए थी? ये तो काम है, लोगों के काम है, लगाना चाहिए। मान लो कोई काम अपने शहर में हो, हमारी भी प्रतिष्ठा उससे जुड़ जाती है। जी। जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको तो ये होना चाहिए भाई मेरा शहर का काम है, मैंने इसको पूरा कराना है अपने टेन्योर में। जी। तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा कि जिस प्रकार से काम अधूरे रुके हुए हैं, आज भी शहरों के अंदर सीवरेज की, पानी की, इस प्रकार की समस्याएं हैं? भाई ऐसा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है जैसे शहर। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अब नुकसान क्या होगा? जी। हमारा जो वोटर है, हमारा वोटर तो बड़ा इमोशनल वोटर है। जी। उसको चुनाव में हम जाएंगे, उसको बरगलाएंगे, उसको समझाएंगे, वो मान जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, चलो मैं इस बात को चुनाव से भी नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इस बात को इस चीज़ से जोड़ रहा हूँ, मतलब कम से कम हम 70-75 साल हो गए हैं, उसके बाद हमें ये मूलभूत चीज़ें तो देनी चाहिए थी, हमें बेसिक एमिनिटीज़ तो देनी चाहिए थी। मैं देखता हूँ यहाँ कॉलोनियों में वो प्रदूषित पानी आ रहा है जी, वो पुरानी, उसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताओ, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं देखता हूँ शहर में, वहाँ सड़क के ऊपर ही अंबार लग रहे हैं, ढेर इसके लग रहे हैं, आपके कूड़े के ढेर लग रहे हैं। तो ये बेसिक, स्कूल के सामने लगे हुए हैं। हाँ, स्कूलों के सामने लग रहे मेन गेट के हैं। ये सामने। बेसिक चीज़ें हमें ना दे पाए हम, तो उसका क्या फ़ायदा है? जी, बेसिक चीज़ें तो हमें देनी चाहिए थी लोगों को। जी, तो कहीं ना कहीं कमी मानते हैं आप। एक अब हम बात करते हैं लोग, मैं ये पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहा हूँ भाई ये फलाने आदमी की कमी, फलाने आदमी की, जो अपना तंत्र है ना, ये जो सिस्टम है, ये इसकी कमी है, कहीं ना कहीं इसकी कमी है। अच्छा, एक चीज़ अभी जो काफ़ी समय से, ऐसे भी कुछ दिनों से मीडिया में और हम खबरों में भी और लोगों से भी सुनते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, कोई भी जाए और उसमें से साफ़ होकर के निकल जाता है। देखो, ये तो क्या, अब बात ये हो गई है कि अब राजनीति में अगर सर्वाइवल चाहिए किसी पार्टी को, तो मैं समझता हूँ मजबूत लोगों को तो जोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी करप्शन हो। आप करप्शन की क्या परिभाषा दें आपको? करप्शन की क्या परिभाषा? करप्शन की परिभाषा ये हो सकती है कि जब प्रधानमंत्री स्टेज से कह देते हैं ना कि भाई ये कोयला चोर है या फिर ये जो है भ्रष्टाचारी है, वो पार्टी में आने के बाद ये सवाल नहीं होता ना। क्या पता हो पार्टी में आके सुधर जाएगा। अच्छा, अभी एक मैं जोक पढ़ रहा था, वैसे एक बात वैसे नॉर्मली है, अभी अब किसी को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है संन्यास लेने के लिए, अब बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब मतलब स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? नहीं, ये तो सही है क्या? ये तो वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई अगर मान लो कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो उसके यहाँ ईडी की रेड नहीं पड़ेगी? नहीं, देखो क्या था, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी जी। हम ये सोचते थे उसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जी, जो जिनकी सोच देश के प्रति है जी। तो लेकिन समय समय पे जब राजनीति ज़्यादा हावी हो जाती है जी, तो फिर वो जो वैल्यूज़ हैं, जी, जो संस्कार हैं, जी, उनमें कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाते हैं। जी। ये बात है। अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज मोदी जी की जो मतलब भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कितना डिफरेंस मानते हैं? क्योंकि अटल जी सैद्धांतिक आदमी थे, सत्ता जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मोदी जी का जो पिछली पारी थी, जी, पिछली पारी एक बहुत, मैं इसलिए अच्छी पारी मानता हूँ जी, 5 साल की। एक आदमी को एक लीडर के अलावा एक स्टेट्समैन भी होना चाहिए, राजनेता भी होना चाहिए जी। जब उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, स्वच्छता का मुद्दा उठाया, जब उन्होंने योग के बारे में उठाया, आत्मनिर्भर के बारे में उठाया, ये मुद्दे चाहे आपको
वो ना दें, वोट बैंक वोट ना दें, लेकिन ये मुद्दे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जागरूक भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं समझता हूँ दूसरी टर्म जो आई, दूसरी टर्म मेरे ख्याल इतना इम्पैक्ट करने वाली टर्म नहीं थी जितनी पहली टर्म थी। दूसरी जो टर्म है वो लगता है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित थी, सिर्फ भाई जो भी आए सरकार बनानी है। हाँ सर, यही, हाँ ऐसे ही था। मैं समझता हूँ अगर तीसरी टर्म आए तो मोदी जी को एक अपनी छाप छोड़ के जानी चाहिए। छाप छोड़ के जिसे कहते हैं कि लोग याद तो छोड़ के जा रहे हैं क्या वही इतने बड़े लेवल पर, जब मतलब कोई भी किसी व्यक्ति कोई किसी पार्टी से आता है उसको बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसा मतलब कि पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया गया और सीधा एलिगेशन लगता है बीजेपी पर। हाँ देखो, कहीं ना कहीं जब आप इतना बड़ा कदम उठाते हो तो आपको उसमें यह देख लेना चाहिए कि लीगली कोई लूप होल ना बचा हो, मतलब लीगली हम बिल्कुल सही हैं, और तब जाके ये कदम उठाना चाहिए जी। अच्छा, मैं उसके बारे में ये इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मुझे उसके उस जो हाँ उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी कहना ये है कि इतना बड़ा अगर हम स्टेप लेते हैं चाहे किसी के लिए हो, उसमें हमें पूरी ये होना चाहिए कि हमारा जो केस है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें उसको गिरफ्तार करना पड़ा है। अच्छा, एक मेरे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल है, और बहुत सारे साथी जो मिल जाते हैं बीजेपी के भी और अन्य पार्टियों के भी, वो कहते हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता या नेता नहीं था जिसको टिकट दे सकें? एक ऐसा नैरेटिव सा बन गया था यहाँ जी कि आम जन कहने लग गया था, पता नहीं तो ये एक दूसरे को सुन के लोग कहने लग जाते हैं जी भाई अगर जे जिंदल आ जाए तो जिंदल सीट काट सके, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ना ऊपर तक भी पहुंचती हैं जी। अब मान लो जो चंडीगढ़ में लोग बैठे हैं वो किनसे सुनेंगे, वो यहाँ जो नीचे बैठे हैं इनसे सुनेंगे जी। अच्छा, एक बात आप मुझे कहो एज ए पत्रकार, भाई फलाना बड़ा मजबूत रहेगा जी, तो यही बात मैं आगे कह दूंगा जी। तो मैं समझता हूँ, अच्छा कुछ नवीन जिंदल की 2 बार की टर्म रही है, तो उस 2 बार में उन्होंने मतलब उस 2 बार में उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं था जी, उनके खिलाफ कुछ नहीं था। नहीं, खिलाफ क्यों नहीं था? जब प्रधानमंत्री जी आए थे, हाँ, खिलाफ इतना कुछ है कि आप आज ईडी की जांच बिठाइए आज ही सब कुछ, और आपको पता है सीबीआई की जांच चल रही है। नहीं, वो तो मेरे ख्याल अब तो उनका जो केस था वो तो कोर्ट के अधीन होगा, है, कोर्ट में है, चल रहा है केस। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो सकता उसके बारे में एफआईआर भी हो चुकी थी। हाँ, वो तो बिल्कुल माननी है आपकी बात, एफआईआर भी हो चुकी थी, लेकिन जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता उसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। 1,84,000 करोड़ का जो कोयला घोटाला है, और प्रधानमंत्री स्टेज से कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कैथल में कुरुक्षेत्र के अंदर जो रैली हुई, और तब तीसरे नंबर पे आए नवीन जिंदल जी, जब वीर सैनी दूसरे नंबर पे थे, अच्छा, राजकुमार सैनी पहले नंबर पे थे। अच्छा, ये 2014 की बात है, जब सब बीजेपी कार्यकर्ता ये नारा लगाते थे कि गली गली में शोर है, आपने भी लगाया होगा। लेकिन आपकी पार्टी हंजका थी, आप गठबंधन में थे तब तो। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आपने भी नारा लगाया होगा वैसे उस टाइम पे। मेरा याद नहीं मेरे याद नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता सबने नारा तो लगाया होगा भाई, जिंदल के खिलाफ तो नारेबाजी की होगी। ना, मेरे याद नहीं है। लेकिन जब तक मैं ये समझता हूँ, जब तक उसका कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। देखो, ना कहना चाहिए, आदमी को अपने शब्दों में बहुत ही वो होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमें किसी पे कहना तो बड़े आसान है, लेकिन नहीं, हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबली कहना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी ये मर्यादा रखनी चाहिए थी क्या उस टाइम जी, क्या वोट के लिए मतलब राजनीति भी चलता है। चलो, उस टाइम वो तो स्टेज पे पता नहीं क्या कुछ कहना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, अकेला नवीन जिंदल का ही नहीं है, चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा है, वो जब दूसरी साइड थे तब वो मतलब बोला गया। चलो, राजनीति के अंदर चलता रहेगा, ये तो कार्यकर्ता को, वोटर को समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। सही बात है जी। आपका क्या मन कर रहा है अब आगे इलेक्शन का? भाई अगर ऐसा है, पार्टी हमें ठीक समझती है तो चुनाव लड़ेंगे जी, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसको मानेंगे जी। पिछली बार क्या कारण रहेगी आपको मतलब टिकट का कटने का, क्या कारण मानते हैं आप? देखो,
पिछली बार 2014 में पार्टी ने हमें टिकट दिया, हम नहीं जीत पाए, तो पार्टी ने ये सोचा होगा भाई चेहरा बदल दे। चेहरा बदल के देख लेते हैं। लेकिन चेहरा बदलने से कुछ फर्क पड़ा? और क्या, चेहरा बदलने नहीं, से अब की बार फर्क पड़ेगा उस चेहरे पर? उस चेहरे पे मेरा ख्याल तो फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरे ख्याल तो फ़र्क पड़ना चाहिए। नहीं, 2019 में जिस चेहरे को मौका मिला कैथल से, हाँ, क्या लगता है कि 2024 में उसी चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, आपने मेरे से पूछा था कि चेहरा फिर बदला जाएगा, मैंने कहा था भाई शायद हो सकता है बदला जाए जी। ऐसा बहुत जगह हुआ है जब मुख्यमंत्री बदल दिया, देखो, मुख्यमंत्री का मैं जो समझता हूँ, जी। मुख्यमंत्री का ये कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप है उनके मन में ये बात आ गई थी कि अगर माननीय मनोहर लाल जी रहते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी के थ्रू निकलना पड़ेगा जी। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए शायद उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। हाँ। और 90 मतलब के विधायकों में से किसी एक को भी नहीं दिया। हाँ, एमपी हैं वो, एमपी को दे दिया। चलो खैर, वो तो अपनी सबकी इनकी आपस की वो होती है हाई कमांड की। अच्छा, मैं सैनी समाज के कुछ लोगों से मिला था तो वो कह रहे थे कि हमारी जो सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा की, हमारी सीट है ये सैनी समाज की। जैसे भाई हम हर बार कैलाशो सैनी है, चाहे राजकुमार सैनी है, नायब सैनी है, लंबे समय से हम लोग हैं अपनी टिकट काटते आए हैं और टिकट हमारी जो है वो फाइनल होती भी है क्योंकि सैनी समाज का वोट बैंक अच्छा है इधर। लेकिन अब की बार टिकट काटना मुश्किल था। नहीं, लेकिन अगर मान लो सैनी समाज का यहाँ से मुख्यमंत्री बना दिया, टिकट एमपी काट के और मुख्यमंत्री दे दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ ये कहेंगे टिकट काटने के लिए 6 महीने का, या फिर 6 महीने में क्या 3 महीने का आचार संहिता है, उसके बाद 2 महीने का कार्यकाल, फिर उसके बाद 2 महीने में आचार संहिता, फिर विधानसभा के लिए। नहीं खैर, ये तो राजनीति में चलता है। नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है भाई, आगे ये होगा क्या पता। 6 महीने के लिए जो बनाया है, मान लो, क्या लगता नहीं कि चलो चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर ही होता है, चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर ही होता है। अच्छा, और वैसे भी बड़े बड़े नरम स्वभाव के हैं हमारे नायब सिंह जी, बहुत नरम आदमी है। हर एक आदमी उनके पास जाके उनसे वार्तालाप कर सकता है, कोई भी मिल सकता है। हाँ, मिल सकता अभी आपने जैसे बीजेपी बहुत ही नरम है, बीजेपी ऑफिस में आए हुए थे तो उनका भाषण आपने सुना हो, किस प्रकार से वो मजे ले रहे थे। हाँ, तो मतलब उनका लोगों के साथ कनेक्ट अच्छा था, मतलब वो लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं लोगों से दूरियां नहीं रखना चाहता, तो उसमें वो कामयाब हुए। जी। क्या लगता था कि पिछली जो मनोहर लाल ने काम अच्छे किए हैं या नहीं, कि उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, मनोहर लाल जी में क्या था, कमी कहाँ रह गई? मनोहर लाल जी में वैसे तो बहुत ईमानदार आदमी थे जी, क्योंकि जहाँ तक उनकी ईमानदारी की बात है तो मनोहर लाल जी के उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। समस्या मनोहर लाल जी में क्या थी कि एक कार्यकर्ता उनसे जाके वो नहीं कर सकता था, मिल नहीं सकता। हाँ, मिल नहीं सकता था आसानी से। जी। तो अगर ये बात और वो कर लेते ना, कार्यकर्ताओं से थोड़ा मेल मिलाप कर लेते थे, थोड़े काम वगैरह कर देते छोटे मोटे। अच्छा, कार्यकर्ता का काम से ज़्यादा उसका मिलने का ज़्यादा होता है, मिलने से कार्यकर्ताओं से दूर हो गए मतलब। और राम रमैया भी आप कर लो ना, कार्यकर्ता देखो काम सभी के नहीं हुआ करते, सेल्फी भी नहीं लेने देते थे किसी को। मतलब आप कार्यकर्ता को थापी भी दे दोगे वो खुश हो जाता है, तो ये नेगेटिविटी रही। ये रहती है, मैं तो यही समझता हूँ। अगर मान लो ये थोड़ा उनमें ये रहता तो ठीक रह जाता। जी। और ऐसे कहते हैं कि राजनीति में कोई शेर सवा शेर नहीं होता, जनता सवा शेर होती है। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें तो है। कोई ऐसा कहता हो कि राजनीति के अंदर पीएचडी है? ना जी, ना, बिल्कुल नहीं जी। तो क्या लगता है कि जैसे अब नायब सैनी जिस प्रकार से करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ निकालेंगे जी, निकाल देंगे। लेकिन मैं देखो, एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा जी, चाहे हम ये भी कहते हो कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी, लेकिन चुनाव के हिसाब से लड़ना चाहिए, कोई कोर कसर छोड़नी नहीं चाहिए चुनाव में। पिछली बार जब 75 पार का दिया था तो 40 आई, अब 400 पार का दिया तो कितनी आएंगी? कोर कसर ना छोड़ो बिल्कुल, क्योंकि आप मैं ये समझता हूँ, हम कुछ भी कहें जी, आप जब इतने लंबे अरसे से राज में रहते हो ना, कहीं ना कहीं तो एक अंडर करंट होता है लोगों का, एंडिंग में मैसेज भी रहती है। हाँ, क्योंकि देखो इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं हर एक आदमी की अपनी अपनी दुख दर्द की कहानी होती है। जी। अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि
2024 में विधानसभा चुनाव आएंगे, अगर राव सुरेंद्र जी को टिकट मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहती है कैथल शहर के गांवों के आसपास विधानसभा के कार्य जो आप करवाना चाहेंगे? तो मैं आपसे शुरू में क्या कह रहा था, जी। मैं ये कह रहा था कि जो हम ब्यूरोक्रेसी। हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं, जी क्या हम लोगों को दे पा रहे हैं? जी क्या हम उनको स्वच्छ पीने का पानी दे पा रहे हैं? क्या हम उनको पर्याप्त पानी दे पा रहे हैं? जी क्या हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं? जी क्या हमारे स्कूलों में हर एक क्लास में टीचर्स हैं? जी ये चीज़ें देखने की हैं। मैं आपको ये कह दूँ यहाँ मैं डिफेंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दूँगा और कर दूँगा, वो तो सेकेंडरी बातें हैं। पहले ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तो कर लो, बेसिक जो चीज़ें हैं। हाँ ये तो कर तो लो। इसमें आप मानते हैं कहीं ना कहीं कमियां रही? हाँ, आप ही ने मुझे कहा कि यहाँ ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है। जी, आपने देखा ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ पार्किंग की व्यवस्था करो, ट्रैफिक को रेगुलेट करने की व्यवस्था करो। जी। ये इतना ट्रैफिक का कहाँ जाएगा? सड़कों पे तो चलना ही दुर्भर हो रहा है। जी, तो क्या ये बात जो आप बात कर रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए आपकी पार्टी का ही, बीजेपी का है और आपके समाज से ही है, लीला राम गुर्जर जी, क्या उनको ये बातें नहीं पता है? देखो पता तो ज़रूर होंगी, पर क्या पता मैं अगले की बारे में उनकी क्या मजबूरी रही होगी। कहा तो ज़रूर होगा, उन्होंने भी कहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी भी। मजबूरी है, आप नहीं कह सकते कुछ? ना मैं मजबूरी को तो नहीं, मैं इसलिए होके कैसे कह दूं, जी, क्योंकि मैं उनकी क्योंकि अब तो सिर्फ 6 महीने रह गए। नहीं मैंने मुझे हो सकता है उन्होंने कोशिश करी हो जी, हो बनी सकता नहीं, है बात कोशिश, नहीं बनी हाँ होगी। नहीं बन, पता नहीं अब क्या हो सकता है। लेकिन ये देखो, हमें आम आदमी, अगर हम कॉमन आदमी को उसकी जो उसका हक है उसको ना दिला पाए तो बहुत वो है। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई लोकसभा चुनाव में देखो, लोकसभा चुनाव में मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी अपील तो आप वो होगी, समझ ही जाएंगे। हाँ आप समझ भाई जाओगे। कहाँ वोट डालनी है। हाँ मेरी अपील तो पार्टी के प्रति होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को कमर कस के चुनाव लड़ना चाहिए, ढीला नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कभी ढीला नहीं, जिंदल के ऊपर छोड़ सारा ना ना ना, कभी नाम पे नहीं, बिल्कुल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।